हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब टू बी। वर्ब टू बी क्या है, इसका प्रयोग आज हम पढ़ने वाले हैं। वर्ब टू बी पहले ये जान लेते हैं। एक क्रिया है जो बीकम से निकलकर बीकम से बनी हुई है, और यह एक ऐसी क्रिया है जो टेंस के अनुसार बदलती है। जैसे प्रेजेंट टेंस में इज एम आर होता है, पास्ट टेंस में वाज वर होता है, और फ्यूचर टेंस में होता है हमारा शैल बी विल बी। आइए देखते हैं। वर्ब टू बी हमारा बीकम यानी होना से बना हुआ है। इसका प्रेजेंट टेंस में होता है इज एम आर, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल में हमारा इज एम आर के रूप में होती है, इज एम आर के रूप में होती है। इस माने होता है, इस माने होता है या साधारणतः एक वचन के लिए लगता है। एम माने होता है हूँ, और आर के मतलब हो। आर हो में या तो हैं, हूँ, हो या हैं। ये तो प्रेजेंट टेंस में इज एम आर के रूप में होता है। आइए अब देखते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस जिसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल। भूतकाल में यह वाज वर के रूप में होती है, वाज वर। वाज माने था, वाज माने होता है था या थी, और वर माने होता है थे। तो और हमारा फ्यूचर टेंस जिसे हिंदी में कहते हैं भविष्यकाल। फ्यूचर टेंस में होता है हमारा शैल बी विल बी के रूप में होता है, शैल बी या विल बी के रूप में होता है, जिसका अर्थ होता है होगी, होगा, होगा, गी, गे आदि होता है। तो अब आइए देखते हैं ये इज एम आर किस सब्जेक्ट के साथ लगता है, और वाज वर किस सब्जेक्ट के साथ लगता है, और शैल बी विल बी। तो आइए देखते हैं। जो हमारा इज है एक वचन, पहले जान लीजिए सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट एक होता है हमारा एक वचन करता, एक होता है हमारा बहुवचन करता। एक वचन करता हमारा होता है ही, सी, या तो आ गया हमारा इट, या फिर नेम। जैसे नेम में हमारा आ सकता है मोहन, श्याम, सीता, मतलब किसी का भी नाम आ सकता है। कुछ प्रोफेशनली भी होते हैं, उनके लिए एक वचन करता है, जैसे डॉक्टर हो गया हमारा, इंजीनियर हो गया। ये सभी भी एक वचन कर्ता के रूप में जाने जाते हैं। और हमारा बहुवचन कर्ता होता है दे हो गया, वी आदि हमारे बहुवचन करता। आई भी, आई एक वचन में आता है। तो इसके साथ ही सी, इट, नेम और यू, और एक हमारा यू भी होता है, आई भी। तो एक वचन करता ही सी, इट, नेम। इसके साथ हम यूज करेंगे इज। और ये जो एम का यूज़ करेंगे हम केवल आई के साथ करते हैं, एम का यूज केवल आई के साथ। तो हम इसको अलग से लिख दे रहे हैं, आई के साथ एम का यूज़ करते हैं। और जो हमारा बाकी शेष बचता है, जैसे दे, यू, वी,
इन सभी के साथ हमारा आर का संबंध होता है। ये मतलब जहाँ ये कर्ता होते हैं दे वी यू, वहाँ के लिए आर लगता है, और जहाँ आई होता है वहाँ एम लगता है, और ही सी इट नेम मोहन सीता डॉक्टर इंजीनियर, इन सभी के लिए इज लगता है। ही सी इट नेम मोहन सीता डॉक्टर इंजीनियर, इसमें हमारे पशु पक्षी भी आते हैं एक वचन कर्ता में, हमारे सैनिक भी आते हैं। तो आइए थोड़ा इसको एक्सप्लेन में देखते हैं सब्जेक्ट को। तो दोस्तों आइए अब हम जो सब्जेक्ट हमने यहाँ पर लिखे थे एक वचन और बहुवचन, उनकी हिंदी देखते हैं। जैसे हमारा था पहला ही माने होता है वह जो है एक पुल्लिंग के लिए यूज होता है। पुल्लिंग मतलब जैसे लड़का, जैसे वह एक लड़का है तो ही इज़ बॉय होगा, और जैसे वह एक लड़की है तो वहाँ पर सी का यूज होगा। सी माने भी वह होता है, यानी यह स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। और हमने पढ़ा था यू माने होता है तुम, या फिर होता है आप, या फिर आप इसे कह सकते हैं तुम लोग, तुम सब, या फिर आप लोग, या फिर आप सब। यू माने होता है तुम, आप, तुम लोग, तुम सब, आप लोग, आप सब। यानी अगर सब्जेक्ट किसी भी अनुवाद में यदि सब्जेक्ट के रूप में तुम या फिर आप या तो तुम लोग या तुम सब या आप लोग, इनमें से कोई भी वर्ड आए तो हम सब्जेक्ट के रूप में यू लिखते हैं। आइए देखते हैं अगला दे माने होता है वे, या फिर होता है वे लोग, वे सब। इन तीनों सब्जेक्ट का अंग्रेजी दे होता है। जैसे मान लीजिए किसी अगर ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट के रूप में आ जाए हमारा या तो वे लोग या वे सब आ जाएं, तो सब्जेक्ट के रूप में हमें केवल दे ही लिखना है। दे का मतलब तीनों होता है। एक होता है वी, हमारा वी माने होता है हम लोग, या फिर होता है हम सब। तो हमने सब्जेक्ट जो हमारा कुछ खास था जिसमें लोग भ्रमित रहते हैं उस सब्जेक्ट को जाना। जैसे ही जैसे मान लीजिए किसी वाक्य में आ जाए वह एक लड़का है, यहाँ पर लड़का जो है वह पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर हम वह की जगह ही यूज़ करेंगे। चूँकि हम जानते हैं वह का स्पेलिंग सी भी होता है, लेकिन यहाँ पर ही इसलिए यूज़ करेंगे चूँकि वह पुल्लिंग है। अगर जैसे मान लीजिए वह एक लड़की है तो चूँकि हम जानते हैं लड़की एक स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर हम ही का नहीं यूज़ करते हुए सी का यूज़ करेंगे। अगर जैसे मान लीजिए किसी भी ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट के रूप में यदि तुम आ जाए, या तो आप, या तुम लोग, या तुम सब, या आप लोग, या आप सब, यानी इन सभी शब्दों में से चाहे जो ट्रांसलेशन में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सब्जेक्ट के रूप में होती है यू। अगर मान लीजिए किसी ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट के रूप में आ जाए वे लोग या वे सब, तो हम दे का यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए हम लोग या हम सब में आए तो वी का यूज़ करते हैं। तो हमने इसकी हिंदी जानी। तो आइए देखते हैं वाज वर और शैल बी विल बी किसके साथ लगते हैं। जैसे कि हमने बताया था आपको एक वचन कर्ता, एक वचन यानी ही, सी, इट, नेम मतलब जैसे सोहन, श्याम, सीता, गीता, यानी कोई भी नाम, ये सभी एक वचन में आते हैं। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, माता पिता, सैनिक, पशु पक्षी, ये सभी जो हैं
एक वचन के रूप में आते हैं और इन सभी के लिए यूज हम करेंगे पास्ट टेंस में। जैसे कि हमने जाना वर्ब टू बी प्रेजेंट टेंस में होता है इज एम आर, और पास्ट टेंस में होता है वाज वर, एंड फ्यूचर टेंस में होता है शैल बी विल बी। तो हम पास्ट टेंस में पढ़ रहे हैं, तो पास्ट टेंस में एक वचन ही सी इट नेम यानी सोहन गीता रीता और डॉक्टर इंजीनियर माता पिता सैनिक पशु पक्षी ये सभी एक वचन होते हैं, तो इनके लिए हम वाज का यूज करते हैं। और जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट आई आ जाए जो एक बहुवचन है, तो आई के लिए हम वाज ही यूज़ करते हैं। और इसके बाद जितने भी हमारे सब्जेक्ट यानी कर्ता बचते हैं उनके साथ हम वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा बचता है यू, दे, वी आदि जो भी बचता है उनके लिए हम वर्ब का यूज़ करेंगे। तो हमने देखा कि पास्ट टेंस में जो हमारा वर्ब टू बी था वाज, वर्ब का यूज़ कहाँ होता है, एक वचन करता और आई के साथ हम वाज का यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट शेष बचता है जैसे यू, दे, वी, इन सभी के साथ वर्ब का यूज़ करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं वर्ब टू बी हमने देख लिया पास्ट टेंस में कहाँ क्या लगता है। तो अब आइए देखते हैं फ्यूचर टेंस में शैल बी, विल बी कहाँ पर किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है। तो जैसा दोस्तों हमने बताया था वर्ब टू बी फ्यूचर टेंस में शैल बी, विल बी के रूप में होता है। तो आइए देखते हैं कि शैल बी, विल बी किन सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो आइए देखते हैं जो हमारा सब्जेक्ट होता है आई वी, चूँकि हम जानते हैं दोनों बहुवचन में हैं, लेकिन फ्यूचर टेंस में आई वी के साथ केवल शैल बी लगता है, शैल बी आई वी के साथ शैल भी लगता है। इसके बाद जितने भी हमारे सब्जेक्ट शेष बचते हैं जैसे ही, सी, इट, नेम, डॉक्टर, इंजीनियर, यू, दे, वी, मतलब इनको छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं उनके साथ हम विल बी का यूज़ करते हैं। जैसे ही, सी, इट, नेम, नेम में जैसे हम बताया किसी व्यक्ति का नाम, श्याम, ऐसे कोई भी नाम हो सकता है। ही, सी, इट, नेम हमारा बचता है डॉक्टर, इंजीनियर, माता पिता, डॉक्टर, इंजीनियर, माता पिता, सैनिक, माता पिता सैनिक, यू, दे, वी, मतलब कहने का मतलब ये है कि इन दो सब्जेक्ट को छोड़कर आई वी को छोड़कर जहाँ भी कोई भी सब्जेक्ट आए उन दोनों को छोड़कर तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, विल बी। तो दोस्तों हमने जाना कि वर्ब टू बी क्या होता है। वर्ब टू बी हमारा होता है इज एम आर, वर्ब टू बी, वर्ब टू बी होता है हमारा इज एम आर, ये हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है, वाज वर्ब होता है हमारा पास्ट टेंस में, और होता है हमारा एक शैल बी एंड विल बी जो कि फ्यूचर टेंस में होता है। और हमने इनका देखा कि किन सब्जेक्ट के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, एम का, आर का, एंड पास्ट टेंस हमने देखा कि किन सब्जेक्ट के साथ वाज और वर्ब का यूज़ किया, और शैल बी और विल बी। तो आइए अब हम इनसे संबंधित कुछ ट्रांसलेशनों को देखते हैं। देखिए ये ट्रांसलेशन केवल 6 प्रकार के बनते हैं। पहला होता है हमारा सिंपल, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसके बाद होता है पाँचवा हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और एक होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। केवल चाहे आप टेंस में चले जाइए, चाहे वॉइस में चले जाइए, चाहे नरेशन में चले जाइए, केवल 6 प्रकार के ही वाक्य बनते हैं। आइए अब हम उन 6 प्रकार के वाक्यों को देखते हैं। तो हमने देखा कि वर्ब टू बी प्रेजेंट टेंस में इज एम आर के रूप में होता है, पास्ट टेंस में वाज वर्ब के रूप में होता है, और फ्यूचर टेंस में शैल बी विल बी के रूप में होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में अब हम केवल प्रेजेंट टेंस का ही पढ़ेंगे वर्ब टू बी, और अगले वीडियो में पास्ट टेंस में पढ़ेंगे और फ्यूचर टेंस का भी अलग से बनाएंगे। तो आइए अब देर न करते हुए हम प्रेजेंट टेंस में वर्ब टू बी का यूज़ पढ़ते हैं। तो पहले ये देख लीजिए कि वाक्य 6 प्रकार केवल बनते हैं। सिंपल सेंटेंस,
सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव एंड हमारा 6 होता है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं इन 6 प्रकार के वाक्यों को। पहला है हमारा सिंपल सेंटेंस, या तो इसे हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। चाहे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहें चाहे सिंपल सेंटेंस कहें, दोनों का सेंस वही है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है यानी रोल होता है हमारा स्ट्रक्चर। हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तीनों में से हम सब्जेक्ट के अनुसार केवल एक ही का प्रयोग करेंगे प्लस अदर वर्ड, मतलब जो हमारा अनुवाद में बचता है शेष वही हम लिखेंगे। तो आइए हम कुछ अनुवादों से इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए अनुवाद है, वह एक विद्यार्थी है, वह एक विद्यार्थी है। देखिए यहाँ पर है आया है यानी यह प्रेजेंट टेंस में है और हम वर्ब टू बी प्रेजेंट टेंस में पढ़ते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर वर्ड्स। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट वह है, चूँकि हम जानते हैं वह एक विद्यार्थी यानी ही है, तो यहाँ पर ही लगाएंगे ही। उसके बाद है हमारा इज एम आर में से एक, जैसा कि हमने बताया एक वचन कर्ता के साथ इज लगता है, तो यहाँ पर एक वचन कर्ता है ही, तो होगा हमारा इज। उसके बाद हमारा अदर वर्ड, इसमें क्या देखिए क्या बचता है हमारा, वह कहोगे इज, है कहोगे इज। उसके बाद हमारा एक विद्यार्थी यानी एक माना आ और विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट, तो हमारा हो गया वह एक विद्यार्थी है, ही इज ए स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए तुम एक शिक्षक हो, या तो हम कर दें आप एक शिक्षक हो, आप एक शिक्षक हो। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसमें आप यानी हमने बताया कि आप, तुम, आप सब या तुम लोग, इस प्रकार के सब्जेक्टों के लिए हम यू का यूज़ करते हैं, होगा हमारा यू। उसके बाद है हमारा इज एम आर, जैसे कि हमने बताया यू के साथ आर का प्रयोग होता है, यू आर। एक शिक्षक यानी आ, एक के लिए आ का यूज़ करते हैं। उसके बाद शिक्षक यानी टीचर, यू आर अ टीचर। हमने इसका यूज़ किया आर का, ये हम एक अनुवाद में एम का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहूँ एम, हम जानते हैं केवल सब्जेक्ट आई के साथ लगता है, यानी हम अगर किसी वाक्य में एम का यूज़ करना चाहते हैं तो वाक्य में सब्जेक्ट आई होना चाहिए यानी मैं। तो आइए एक हम अनुवाद बनाते हैं, जिससे हम कहें मैं एक किसान हूँ। तो इसमें पहले देखिए स्ट्रक्चर इस प्रकार के वाक्यों को होता है। पहले सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट मैं है, चूँकि मैं जानता हूँ, हमने आपको बताया मैं के लिए आई होता है, आई। उसके बाद हमारा इज एम आर, हमने अभी आपको बताया कि आई के साथ एम का यूज होता है, आई एम। उसके बाद एक यानी आ, उसके बाद किसान यानी फार्मर। तो इस प्रकार हमारा वाक्य हो जाएगा आई एम अ फार्मर, मैं एक किसान हूँ। तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को देखा, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर वर्ड्स। हमने कुछ उदाहरणों से इनका कंसेप्ट क्लियर किया। आइए अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस,
इसको हिंदी में साधारण वाक्य या तो सकारात्मक वाक्य कहते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। पहले हम सब्जेक्ट लिखते थे, इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इजेमाल लिखते थे, इजेमाल लगाएंगे। उसके बाद जब किसी वाक्य में हमें नॉट लगाना है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाते हैं। तो यहाँ पर भी होगा सब्जेक्ट प्लस इजेमाल प्लस नॉट, उसके बाद अदर वर्ड। देखिए हमने आपको बताया कि जब नॉट यानी यहाँ पर नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव यानी नॉट यानी नहीं शब्द आएगा, तो नहीं के लिए हम लगाएंगे नॉट, तो हमारा नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम ये लिखेंगे इज एम आर। उसके बाद देखिए ये नेगेटिव वाक्य है, हमें कुछ नहीं करना है, केवल सिंपल को लेकर चलना है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इसके बाद हमको नॉट जोड़ना है बस, इसके बाद प्लस नॉट प्लस उसके बाद अदर वर्ड। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस में हमने कुछ नहीं किया है, वही स्ट्रक्चर है, केवल इसमें इज एम आर के बाद केवल प्लस नॉट जुड़ा है बस, उसके बाद वही सिंपल सेंटेंस के। जैसे मान लीजिए इसको वाक्य देखते हैं, जैसे ये वह एक विद्यार्थी, यहाँ पर सकारात्मक वाक्य होता था, लेकिन यहाँ पर नकारात्मक वाक्य यानी हमें नए शब्द जोड़ना पड़ेगा। वह एक विद्यार्थी या सिंपल था, इसका नेगेटिव होगा वह एक विद्यार्थी नहीं है, वह एक विद्यार्थी नहीं है। इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए पहले हमें स्ट्रक्चर की ओर जाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर में हमारा पहले सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, ही, चूँकि हमने बताया ही के साथ इज एम आर में से इज का यूज़ करते हैं, तो ही के बाद हो जाएगा ही इज। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, केवल नॉट जोड़ना है, तो ही इज नॉट। उसके बाद हमारा है अदर वर्ड। अदर वर्ड हमारा आ विद्यार्थी यानी एक विद्यार्थी यानी आ स्टूडेंट। यदि हम सिंपल सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस की तुलना करना चाहें तो हमारा देखिए कुछ डिफरेंस नहीं हुआ है, केवल हल्का से इसमें नॉट ज्वाइन हुआ है बस। देखिए ही इज आ स्टूडेंट था, इसमें ही इज नॉट अ स्टूडेंट। तो जैसे मान लीजिए आप एक शिक्षक हो, यदि इसको हमें नेगेटिव बनाना हो तो होगा आप एक शिक्षक नहीं हो, होगा आप एक शिक्षक नहीं हो। तो इसका स्ट्रक्चर नेगेटिव वाक्य चूंकि हम पढ़ रहे हैं, तो नेगेटिव वाक्य में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा आप यानी यू, चूंकि हम जानते हैं यू के साथ हमारा आर का यूज होता है, यू आर शिक्षक नहीं हो, यहाँ पर नहीं है, नहीं के लिए नॉट, यू आर नॉट। उसके बाद हमारा बचता है एक शिक्षक यानी आ टीचर। तो वहाँ देखिए इसका वाक्य बन गया यू आर नॉट अ टीचर, आप एक शिक्षक नहीं हो। यदि यहाँ पर इसका कंपैरिजन इससे किया जाए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर था नहीं शब्द नहीं था, इसमें नहीं इंक्लूड हो गया, और यहाँ पर नॉट नहीं था, यहाँ पर नॉट इंक्लूड, मतलब हल्का सा डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए इसका हमें नेगेटिव बनाना हो, मैं एक किसान हूँ, तो इसका नेगेटिव होगा मैं एक किसान नहीं हूँ। अगर इसको इंग्लिश में नेगेटिव बनाना हो तो सिंपल था आई एम अ फार्मर, तो हमें नेगेटिव केवल आई एम के बाद नॉट जोड़ना, तो इसका होगा आई एम नॉट अ फार्मर। आइए देखते हैं इसका अनुवाद हम, मैं एक किसान नहीं हूँ, मैं एक किसान नहीं। चूँकि यहाँ पर स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई एक प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर सब्जेक्ट मैं है, मैं के लिए आई के साथ हमारा सहायक क्रिया ना इज होता है ना आर होता है, आई के साथ एम होता है, आई एम। उसके बाद स्ट्रक्चर में है हमारा नॉट, आई एम नॉट।
उसके बाद अदर वर्ड। चूँकि देखिए हमने मैं की स्पेलिंग लिख चुकी है आई, हूँ का लिख चुका है एम, नहीं की लिख चुका है हमने नॉट, केवल हमने नहीं लिखा एक किसान यानी आ फार्मर, आ फार्मर। तो इस प्रकार हमारा नेगेटिव वाक्य भी हो गया है। तो दोस्तों हमने दो प्रकार के वाक्यों को पढ़ा, एक सिंपल सेंटेंस है, एक नेगेटिव सेंटेंस। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को यह लगता होगा यह वीडियो बहुत लंबा हो गया है, क्योंकि मैं आपको यह बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ हमने दो ही पढ़ा, अभी हमको चार पढ़ना है। यहाँ पर देखिए जब आप टेंस पढ़ेंगे आगे कहीं भी जाएंगे तो आपको 6 प्रकार के सेंटेंसों की आवश्यकता होगी। मैं आपको यही केवल कहूँगा यदि आप यहाँ पर पढ़े रहेंगे तो आगे पढ़ेंगे तो आसानी होगी। तो आइए अब अगला हम देखते हैं। हमारा सिंपल हो गया सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तीसरा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, या तो इसको हम फर्स्ट भी कहते हैं एक प्रकार से, लेकिन वैसे कहते नहीं विशेष। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रथम प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें देखिए कुछ खास नहीं है, इसमें इस प्रकार के वाक्यों में जो क्या शब्द है, हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द क्या है वो केवल वही शब्द आएगा। जैसे मैं कहूँ क्या जुड़ जाएगा, जैसे इसमें वह विद्यार्थी है, यदि हम इसे इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना चाहें तो कुछ नहीं करना है, केवल हमें क्या शब्द आगे जोड़ना है। क्या हो जाएगा, क्या वह एक विद्यार्थी है। जैसे हमें यहाँ अगला सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस में आप एक शिक्षक हो, यदि इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना चाहें तो कुछ नहीं करना है, केवल क्या शब्द को आगे जोड़ना है। तो हो जाएगा क्या आप एक शिक्षक हो। यदि उसी प्रकार यदि इसे हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है तो हमें क्या शब्द को आगे जोड़ना है, क्या मैं एक किसान हूँ। तो इस प्रकार हमने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। आइए हम इंग्लिश में देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो क्या शब्द है इसकी हम अंग्रेजी वाट जो कि होती है, लेकिन वाट हम लिखते नहीं हैं, यहाँ पर हम इज एम आर का यूज़ करते हैं। जब किसी वाक्य में क्या शब्द वाक्य के पहले आ जाए तो हमें वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर किसी भी वाक्य में क्या शब्द पहले आ जाए तो वहाँ पर हम क्या की स्पेलिंग वाट नहीं लिखते हैं। क्या की स्पेलिंग अगर वाट लिखते हैं तो यह गलत है। क्या की स्पेलिंग यदि किसी वाक्य में पहले आ जाए तो हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वर्ब टू बी प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाएगा इज एम आर। जरूरत नहीं है क्या शब्द के लिए केवल इज एम आर लगे, मतलब जिस प्रकार का हमारा टेंस होगा उसी प्रकार से हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, मतलब कहने का अर्थ। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य में। पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा स्ट्रक्चर जैसे हमारा सिंपल में पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर वर्ड था, इसमें कुछ है केवल ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर वो पहले आ जाएगी। हो जाएगा हमारा इज एम आर, ये पहले आ जाएगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हमारा हो जाएगा अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क का चिन्ह इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि अब प्रश्नवाचक वाक्य है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह ज्वाइन हो जाएगा। देखिए सिंपल सेंटेंस से अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कंपेरिजन करें तो कुछ नया शब्द, जैसे इसमें नेगेटिव नया आया था नॉट, लेकिन इसमें कुछ नहीं आया है नया, केवल आगे पीछे हुआ बस। सिंपल में आगे सब्जेक्ट था, लेकिन इंट्रोगेटिव हमारा पहले इज एम आर आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। तो आइए वाक्यों को देखते हैं इसको। जैसे यह सिंपल था, वह एक विद्यार्थी है। अगर इंट्रोगेटिव अगर हिंदी में बनाना है तो हमें पहले क्या जोड़ना पड़ेगा, क्या वह एक विद्यार्थी है, क्या वह एक विद्यार्थी है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि यहाँ क्या से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा। इसका स्ट्रक्चर जैसा कि हमने देखा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है। पहले इज एम आर, चूँकि यहाँ पर सब्जेक्ट वह यानी ही है तो ही के लिए इज लगेगा, इज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, इज ही, आई, उसके बाद एक विद्यार्थिनी आ स्टूडेंट।
उसके बाद देखिए इंग्लिश ट्रांसलेशन, यहाँ भी हम क्वेश्चन मार्क का चिन्ह देंगे क्योंकि यह प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, स्पेलिंग वाट नहीं लिखी है, हमने सहाय हेल्पिंग वर्ब पे इज लिखा है। उसके बाद इज ही आ स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ क्या मैं एक शिक्षक चूँकि यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य है क्या, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर देखिए चूँकि यहाँ इंट्रोगेटिव क्या शब्द पहले आया है वाक्य में, तो हम वाट नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। चूँकि यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट ही था, ही में इसका प्रयोग होता है, इसलिए हमने यहाँ पर इज लिखा है। लेकिन यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारा आई है और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगता है, इसलिए पहले हम एम लिखेंगे इसमें, एम। उसके बाद हमारा है सब्जेक्ट यानी मैं, एम आई। उसके बाद एक शिक्षक यानी आ टीचर। उसके बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए अगर हम सिंपल सेंटेंस से अगर इसका कंपैरिजन करें तो केवल शब्द जो थे आगे पीछे हुए हैं, बस कुछ नया नहीं ज्वाइंट हुआ। जैसे इसमें नेगेटिव हमारा नॉट ज्वाइंट हुआ था, लेकिन इसमें कुछ नहीं, इसमें ही इज ए स्टूडेंट था, लेकिन इंट्रोगेटिव इज ही स्टूडेंट। तो आइए अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य को। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में जैसे या इसमें हमारा जैसे हमारा सिंपल था और उसके बाद नेगेटिव आ गया, और वैसे ही इसमें हमारा इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव आया। मतलब इसमें इंट्रोगेटिव केवल हमें नेगेटिव जोड़ना है। जैसे क्या वह एक विद्यार्थी है, तो हमारा यह तो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर हमें इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है तो क्या करेंगे, क्या वह एक, उसके बाद नहीं जोड़ देंगे, क्या वह एक विद्यार्थी नहीं है। अगर इसको हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बदलना है तो क्या मैं एक शिक्षक नहीं हूँ हो जाएगा। तो आइए इस प्रकार के वाक्यों में भी क्या शब्द आएगा पहले, लेकिन क्या शब्द पहले आएगा, लेकिन हम क्या की स्पेलिंग वाट का यूज नहीं करेंगे। वाट की जगह पर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, जो भी हमारा इसमें है इज ए मार्क। तो आइए इस प्रकार के वाक्यों का स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले हम लिखेंगे, इसमें यही रहेगा, इसका नियम यही रहेगा, केवल सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट इंक्लूड होगा बस। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इंक्लूड हुआ, लेकिन इसमें सब्जेक्ट के बाद इंक्लूड होगा। पहले हो जाएगा इज एम आर, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आइए हम इस प्रकार के वाक्यों को देखते हैं। जैसे कि क्या वह एक विद्यार्थी है, तो इसका हो जाएगा नेगेटिव में क्या वह एक विद्यार्थी नहीं है, क्या वह एक विद्यार्थी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या आया है, तो हम वाट की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर वह है यानी ही के साथ हम इज का यूज़ करते हैं, तो हो जाएगा हमारा पहले इज एम आर में से इज हम लिख लेंगे प्लस सब्जेक्ट यहाँ पर वह है यानी ही, इज ही। उसके बाद हमारा है नॉट, केवल नॉट देखिए इसमें सब्जेक्ट के बाद इंक्लूड हुआ, तो हो जाएगा इज ही नॉट। उसके बाद देखिए अदर वर्ड मतलब क्या बचता है हमारा। देखिए हमने क्या की स्पेलिंग इज लिखी है, वाह की लिखी है ही, नहीं कि नॉट। हमारा केवल एक विद्यार्थी यानी आ स्टूडेंट बचता है बस, आ स्टूडेंट। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे मान लीजिए हमें बनाना है क्या मैं एक शिक्षक हूँ, यदि इसको हम नेगेटिव बदलें तो हो जाएगा क्या मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, क्या मैं एक शिक्षक नहीं हूँ। इसका स्ट्रक्चर हमने लिखा पहले इज एम आर, चूँकि यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, आई के साथ एम लगता है, तो हो जाएगा एम है
उसके बाद है हमारा सब्जेक्ट यानी आई, EMI, उसके बाद है हमारा सब्जेक्ट के बाद नॉट, यहाँ भी नहीं है तो हो जाएगा MI नॉट। उसके बाद अदर वर्ड यानी एक शिक्षक, अ टीचर। प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए हमने अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ लिया है। आइए अब देखते हैं हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो दोस्तों हमने यहाँ तक पढ़ा था कि वह एक विद्यार्थी क्यों है। तो इस प्रकार का वाक्य हमारा जो है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। इसका स्ट्रक्चर है पहले IW वर्ड, मतलब जो हमारा शब्द है यहाँ पर क्यों है IW, तो हमने क्यों के स्पेलिंग लिखी वाई। उसके बाद EJMR यानी हेल्पिंग वर्ड में से इज लिखा। उसके बाद हमने सब्जेक्ट यानी ही लिखा। उसके बाद अदर वर्ड मतलब आई स्टूडेंट। इस प्रकार हमारा सेंटेंस बन गया, वह एक विद्यार्थी क्यों है, वाई इज ही आ स्टूडेंट। और अगला है हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यदि इसमें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक शब्द यानी नहीं जुड़ जाए तो वह जो हो जाता है हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसे इसमें वह एक विद्यार्थी क्यों है, लेकिन इसमें है वह एक विद्यार्थी क्यों नहीं है, क्यों यहाँ पर एक नया शब्द नहीं इंक्लूड हुआ है बस। तो इस प्रकार के वाक्यों का स्ट्रक्चर है हमारा IW प्लस EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जैसे कि वह एक विद्यार्थी क्यों नहीं है, वाई इज ही नॉट अ स्टूडेंट। तो दोस्तों देखिए हमने सिंपल सेंटेंस का पढ़ा सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस अदर वर्ड, लेकिन नेगेटिव हमने सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस यहाँ पर EJMR के बाद नॉट लगा, उसके बाद अदर, लेकिन इंट्रोगेटिव EJMR पहले आ गया उसके बाद सब्जेक्ट आया। लेकिन जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसमें EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस इसमें इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हमारा IW शब्द यानी क्यों, का, कब, कैसे, ये सब शब्द पहले आता है। उसके बाद EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लेकिन डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यही था, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट जुड़ गया है, IW प्लस EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वर्ब पर टू बी प्रेजेंट टेंस में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जब हम वर्ब पर टू बी पास्ट टेंस में पढ़ाएंगे तो इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।